pharmohub.pk. अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 फिजिको-केमिकल प्रिंसिपल्स का पार्ट डी आयोनाइजेशन है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली पीएच क्या है, पीएच इंडिकेटर्स क्या हैं, पीकेए, बफर इक्वेशंस और इन सब की एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। बेसिकली ये सारा जो है वो एफएससी से रिलेटेड ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई वोंट गो इन मच डिटेल ऑफ दिस, सो ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू होगा। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन की बात करूं या आयनाइजेशन की बात करूं, तो आयनाइजेशन इज द कन्वर्जन या फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब प्रोसेस है जिसके अंदर आयंस बनते हैं। तो दिस theory was presented by Arrhenius in 1887, which consists of the some postulates. तो postulates क्या थे कि ऐसे substances जिनको electrolytes कहते हैं, उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग आयंस बोलते हैं। मतलब आयंस से मिलके जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरह जो these charges are positive for hydrogen ion और ions derived from metals, मतलब metals के लिए आयंस पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स के लिए आयंस जो है वो नेगेटिव होते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं, और वो उनके अंदर जो है वो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड जब टूटेगा तो सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, ये क्लोराइड आयन और सोडियम आयन के अंदर। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं या डिसोसिएट होते हैं तो वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं। तो उसके अलावा ओवर द होल अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो इक्वल होते हैं, सो दैट सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रह सके। एंड एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या कितनी आयोनाइजेशन होगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जरा कम इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि number of electrical charges carried by ion is equal to the valency of corresponding atom, कि उसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर वैलेंसी कितनी है। एंड आयनाइजेशन इज नॉट यूजुअली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आप कितना करंट दे रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आयनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो थोड़े से करंट पे भी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग प्रोटॉन। तो 4 किस्म के ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक है प्रोटोफिलिक, जिसके अंदर ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनको हम बेसिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन, ईथर और लिक्विड अमोनिया। प्रोटोजेनिक ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ये यूजुअली एसिड इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि एज एसिड और एज बेस दोनों काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड एल्कोहल्स। और एट्रोपिक ऐसे होते हैं जो ना तो डोनेट करते हैं ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन करूं तो इसे डेफिनेशन ही याद रखनी है कि इट स्टेट्स द रेट at which substance reacts is proportional to its active mass, and the rate of chemical reaction is proportional to the product of active mass of the reactant. So active mass is the number of moles per liter. तो equilibrium अब क्या है, जो बेसिक हमारा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर दो मुखालिफ फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब इट इज अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट है जिसके अंदर दो ऑपोजिट हो रहे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, वो एट द सेम टाइम हो रहे हैं। इस तरह के जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं हो रही, वो सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन तब्दील नहीं हो रही। सो इसी को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में देखें तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी टर्म्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए और बी जो है वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो के सी की वैल्यू हम लोग हमें पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो उनके नंबर ऑफ मोल्स और इसी तरह जो नीचे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। उसके अलावा एट गिवन टेंपरेचर और प्रेशर
ये जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है and it does depend on temperature of the reaction but it is unaffected in the presence or absence of any catalyst and it gives information about the reaction जो कि particular direction के अंदर जो है वो proceed कर रहा है. Now coming towards the main topic that is the pH. pH हम सबको पता है कि it is the measure of acidity or basicity of an aqueous solution या नेगेटिव logarithm of hydrogen ion या molar concentration of hydrogen ions. तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके pH 7 से कम है वो एसिडिक होंगे, जिनके pH 7 से ज्यादा है वो बेसिक होंगे और जो प्योर वाटर है उसकी pH क्लोज टू 7 होती है. pH स्केल भी आपको पता है कि ये कलर्स की एक पूरी स्कीम है जिसके अंदर जो आपको हमें बताती है कि इतने से इतना एसिडिक है, देन न्यूट्रल एंड देन एल्कलाइन. यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन्स. और उसके बाद है pH इंडिकेटर्स. pH इंडिकेटर्स बेसिकली वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं दैट एक्ट लाइक बफर्स. तो ये हमें बेसिकली बताते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या अल्कलाइन है. तो फॉर एग्जांपल जो मिथाइल राइट है वो अल्कलाइन कलर येलो एट pH 6 वो 6 pH पे येलो कलर देता है और अगर आप उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलर आपको रेड मिलेगा उसका एट pH 4 ऑलमोस्ट. सो डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इंडिकेटर उसको आप इस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं जो इसके अंदर ये H IN है दैट इज अनआयोनाइज्ड pH जो इंडिकेटर है हमारे पास. H जो LN नेगेटिव है ये हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म है. तो जितनी भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो हमें एसिडिक कलर देती है और जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है इंडिकेटर की वो हमें बेसिक कलर देती है. यही लिखी हुई है बात यहाँ. सो व्हाट इज सोरेनसन्स pH स्केल. तो सोरेनसन ने एक pH का स्केल दिया था. ये जो ऊपर मैंने आपको पूरा स्केल एक्सप्लेन किया है उसी ने बताया था कि logarithm of reciprocal of hydronium ion is called pH. तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो यूजुअली बहुत स्मॉल होती है बिटवीन 1 and 1 into 10 to raise power minus 14 for acidic and basic solutions. तो इतनी छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. इस वजह से ये pH स्केल आया और इसके अंदर जो ऑलरेडी 0 to 7, 7 to 14 वाला हमारे पास एसिड बेसिक और न्यूट्रल के लिए जो सिचुएशन है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हुई है. नाउ व्हाट इज pKa. सो जो pKa है दैट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ इट्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. जिस तरह pH हम लोग यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसी तरह pKa जो है वो दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड. जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी जो एसिड है वो उतना ही वीक होगा. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ pH इन फार्मेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग सॉल्युबिलिटी. जिस ड्रग में सॉल्युबल होना है उसने खास pH पे सॉल्युबल होना है. जो बहुत वीक एसिडिक ड्रग्स हैं लाइक एस्पिरिन वो यूजुअली अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होती हैं क्योंकि वो जाते हैं उनके साथ सॉल्ट बना लेंगी और उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी. तो इसी वजह से जो एस्पिरिन की गोली है वो यूजुअली एंटेरिक कोटेड आती है कि वो मैदे के अंदर ज्यादा एसिडिक मीडियम के अंदर डिसोसिएट ना हो जाए क्योंकि वहां पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो सॉल्युबल नहीं होगी. एंड वाइस वर्सा फॉर बेसिक ड्रग स्टेबिलिटी. तो जो ड्रग स्टेबल होती हैं वो सर्टेन pH पे स्टेबल होती हैं. जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि अगर pH स्टेबल नहीं होगी तो वो आयनाइज हो जाएगी. फिर ड्रग एक्टिविटी है कि ड्रग की एक्टिविटी भी खास pH के ऊपर ही होती है क्योंकि कुछ ड्रग्स जो हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हैं या एक्टिविटी शो करती हैं, कुछ जो हैं वो अनआयनाइज्ड में करती हैं. लाइक मैंडेलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एसिडिक ड्रग हैं, दे आर मोर इफेक्टिव इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म. अगर वो किसी ज्यादा या कम pH में आयोनाइज हो गए तो जो उनकी इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी. इसी तरह जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मींस कि उसने जो गट से ब्लड के अंदर जाना है तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन pH और इसके लिए हमारे पास है pH पार्टीशनिंग थ्योरी. एसिड ड्रग जो है वो बेटर एब्जॉर्ब्स हैं बाय स्टमक विद लो pH और बेसिक ड्रग्स यूजुअली इंटेस्टाइन से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब इनटू द ब्लड वो ज्यादा जाते हैं. इस तरह एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन pH. थेराप्यूटिक एफिकेसी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन pH कि अगर ऑफ्थेल्मिक और नेजल सॉल्यूशंस की अगर आप pH मेंटेन नहीं की हुई तो इरिटेशन कॉज करते हैं.
इसी तरह परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, इट आल्सो इनकी जो एक्सटेंट है, extent of ionization of drugs, that depends on the pH. So next topic is buffers. Buffers, we know that they are the solution that resist in the change in pH. तो pH को resist करते हैं, तो resistance to a change in pH is known as buffer action. Buffer बनते कैसे हैं? एक weak acid होता है plus its salt plus its conjugate base, and that is a salt, मतलब a weak acid plus its salt with strong base. इसी तरह जो टाइप बी है वो है that is weak base buffers हैं plus its salt with strong acid. दो किस्म के बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एसिडिक बफर होते हैं weak acid with salt with strong base, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट. और बेसिक बफर्स हैं जिसके अंदर weak bases हैं plus its salt with strong acid. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इसके एग्जांपल है. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बफर? रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं पीएच एक खास हद तक कि उनके अंदर एसिड या बेस डाली जाए तो वो पीएच तब्दील नहीं होने देते. होता बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड का जो एक बफर है, जो एसिटिक एसिड है वो एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, और जो सोडियम एसिटेट है वो एसिटेट आयन और सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा. अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी बेस डाल दें, मतलब OH डाल दें, तो क्या होगा कि ये और ये हाइड्रोक्सिल आयन और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर बन जाएगा और एसिटेट आयन जो है वो आपके पास आ जाएगा. तो एसिटेट आयन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोनियम के साथ मिलके दोबारा एसिटिक एसिड बना देगा. मतलब ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ये होता है कि पीएच तब्दील नहीं होती. इसी तरह ये बेसिकली वर्क करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में. कॉमन आयन में आपको पता है कि जो हमारे पास है, जब कॉमन आयन होते हैं तो उनमें से जो एक होता है वो सप्रेस हो जाता है उसके अंदर. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसिड है, जब उसने वाटर के अंदर डिसोसिएट हुआ तो एसिड का नेगेटिव पोर्शन और हाइड्रोनियम आयन निकला. तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन आयन बनेंगे, कॉमन आयन बनने की वजह से हमारे पास उसका जो Kc की जो वैल्यू है, या जो हमारे पास H3O का को अगर हम लोग एक साइड पे ले जाएं तो हम लोग इससे जो है वो पीएच की बफर इक्वेशन बना सकते हैं. ये सारा याद करना जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि पीएच की जो वैल्यू है वो क्या है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड. ये बफर इक्वेशन है. इसी तरह जो टाइप बी है इसके अंदर जो वीक बेसिस के लिए हैं वो यूजुअली प्रिपेयर ही नहीं किए जाते ड्यू टू देयर इंस्टेबिलिटी. तो इनके लिए जो इक्वेशन है वो बनती है pH इज इक्वल्स टू pKw माइनस pKb प्लस लॉग बेस ओवर सॉल्ट. कंक्लूड करें इसको तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितना एसिड स्ट्रॉन्ग हो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतनी ही वीक होगी. What are the factors that affect the pH of a buffer solution? 3 फैक्टर्स हैं. न्यूट्रल सॉल्ट, अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल सॉल्ट डालें तो उसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी जाए तो बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन आयनिक स्ट्रेंथ. इसी तरह एक खास हद तक पानी डालने से भी कुछ तब्दीली नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा पानी हो जाए या ज्यादा डाइल्यूट करते हैं आपसे तो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन हो सकती है. जबकि जो टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, द पीएच ऑफ एसिटेट बफर्स इंक्रीज विद द टेम्परेचर, whereas pH of boric acid and sodium borate buffer decreases with increase in temperature. तो इसका बहुत ख्याल रखना होता है. बफर कैपेसिटी कि कितनी वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. उसको हम बीटा से जाहिर करते हैं, दैट इज डेल्टा बी ओवर डेल्टा पीएच. ये है डेल्टा बी, बेसिकली इट इज दिस स्मॉल इंक्रीमेंट in gram equivalent per liter of strong base that is added to a buffer solution to produce a pH change of delta pH. आपने उसके अंदर जितना इंक्रीज किया है स्ट्रॉन्ग बेस को बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करके, तो जितनी उसके अंदर पीएच की तब्दीली आई है वो है. तो इसी तरह मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या है, दैट इज द सॉल्ट टू एसिड रेशियो ऑफ बफर सॉल्यूशन इज 1. जब पीएच और pKa 1 हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी वो होगी उस वक्त मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. बायोलॉजिकल बफर्स जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर होते हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल बफर्स बोलते हैं.
प्राइमरी बफर्स वो होते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है दैट इज 7.4। अगर 8 हो जाए तो वो अल्कलोसिस की तरफ चला जाता है, 7 हो जाए तो एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। प्लाज्मा के अंदर 3 किस्म के बफर्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड और उसके सॉल्ट्स, फॉस्फोरिक एसिड और उसके सॉल्ट्स, और प्लाज्मा प्रोटीन्स और उनके साथ जो सॉल्ट्स होते हैं। सेकेंडरी बफर्स बेसिकली जो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज के अंदर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट और फॉस्फोरिक एसिड। फार्मास्यूटिकल बफर्स, अब जो ड्रग है दैट आल्सो एक्ट्स एज अ बफर, लेकिन उसका जो बफर एक्शन है वो बहुत वीक होता है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा बफर्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि जो ड्रग की ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो कुछ बफर्स यूज होते हैं लाइक गिफोर्ड बफर, उसकी पीएच 9 होती है। सोरेनसन्स बफर, उसकी पीएच 6 to 9 मेंटेन की होती है। इसी तरह कुछ बफर्स हैं जिनको हम लोग क्लार्क लव्स बफर्स बोलते हैं। ये डिफरेंट बफर्स हैं जिनकी जो पीएच है वो एक खास मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल HCl और KCl के जो बफर्स हैं उनकी जो पीएच है वो 1.1 to 2.2 तक मेंटेन की होती है। हाउ टू प्रिपेयर अ बफर फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, वीक एसिड हैविंग pK a value equal to pH is used in formation of pharmaceutical buffers. For maximum buffer activity ऊपर हमने बात की, तो in order to require एक खास pH के लिए जो बफर है उसके लिए आपने सॉल्ट और वीक एसिड की रेशो डिटरमिन करनी है। वो रेशो यूजली 4 से 10 के दरमियान होती है। उसके बाद जो एसिड और सॉल्ट यूज करना है उसका जो बफर सोल्यूशन है वो 0.05 to 0.5 मोलर होना चाहिए। और जो फाइनल बफर सोल्यूशन है उसकी जो बफर कैपेसिटी है वो 0.1 to 0.01 to 0.1 बेहतरीन है। उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली केमिकल की अवेलेबिलिटी, जो फाइनल सोल्यूशन कितना स्टेराइल है, कितना वो स्टेबल है, और कितनी उसके अंदर टॉक्सिसिटी कम से कम है, उससे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली कॉस्ट मैटर्स अ लॉट। उसके सबसे ये सारी चीजें करने के बाद हमने उसकी पीएच देखनी होती है और उसको मेंटेन करना होता है। तो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, दे डू नॉट कॉज स्वेलिंग और कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज, क्योंकि वो ऑलरेडी आइसोटोनिक होते हैं विद रेफरेंस टू इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो यूजुअली जो यूज होते हैं वो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन यूज होता है, जो कि 0.9 ग्राम पर 100 ml क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर के अंदर बनाया होता है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, बहरहाल उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। बफर की जो टॉक्सिसिटी है उसको हम 2 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। एक, रेड ब्लड सेल्स को सस्पेंड करें सोल्यूशन में और उसकी हीमोलिटिक एक्शन देख लें। उसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो 2 मेथड है हमारे पास, वाइट विंसेंट मेथड और द स्प्राउल्स मेथड। दोनों की डिटेल की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर, शिक टेक्स्ट टॉक्सिन्स, ये इम्यून डायग्नोस्टिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, इसके अंदर जो है वो बफर्स ऐड किए होते हैं ताकि इनकी जो पोटेंसी है वो 2 महीने के लिए मेंटेन रह सके। बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का जो आइसोटोनिक बफर है वो यूज किया होता है। इसी तरह टू इम्प्रूव द प्योरिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड और जो इंसुलिन और इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनकी प्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बफर्स ऐड किए जाते हैं। स्टेबिलिटी को ऐड करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को ऐड करने के लिए, जैसा कि पहले हम लोग पीएच वाले में देख चुके हैं। इस तरह बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए के पेप्सिन ने हमेशा, आपको पता है, 1.5 पीएच पे काम करना है। अगर पीएच ऊपर नीचे हो गई है वो काम तो नहीं करेगा, तो हम लोग उसके अंदर बफर्स ऐड करेंगे या कोई ऐसी मेडिसिन लेंगे जो कि उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन कर ले। कल्चर मीडिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको पता है कि एक खास पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। तो जो कल्चर मीडिया बनाते हैं लैब्स के अंदर टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी एक खास पीएच होनी चाहिए। उस खास पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टिश्यू कल्चर इन विट्रो टेस्टिंग के लिए जो लैब्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी जो है वो बफर्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो सिस्टम, जो टिश्यू है वो स्पॉइल ना हो जाए। So this was all about the topic ionization. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.